बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज का हमारा ये आखिरी सेशन है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, जिसमें हम इसको कंक्लूड कर देंगे। जैसा कि पहले तीनों पार्ट्स में मैं आपको इसकी जितनी भी ट्राई ब्लॉक है, कैच ब्लॉक है और थ्रो है, ये एक्सप्लेन कर चुका। अब बारी आती है, चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताता हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, ये कंस्ट्रक्टर्स को भी अनेबल करती है कि वो एरर्स को रिपोर्ट कर सकें, लेकिन वो रिटर्न नहीं करते कोई भी वैल्यू। और जब कोई कंस्ट्रक्टर एरर थ्रो करता है तो फिर क्या होता है, लामहला ये तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर का मकसद क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का मकसद होता है कि उसने एक ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का क्रिएट करना होता है। किसी भी क्लास से मुराद ये है जिस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करेगा। तो जब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एरर थ्रो हो गई तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स उस क्लास के उस कंस्ट्रक्टर ने पहले से कंस्ट्रक्ट कर दिए हुए हैं वो सारे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टर उनके ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। दोबारा सुनिए कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर एरर थ्रो हो गई तो जितने पहले से कंस्ट्रक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के वो सब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए उनकी तो बात ही नहीं है, उनके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ। तो वेरी सिंपल, जिनके लिए कॉल हुआ है वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और जो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो ये मेक इट वेरी क्लियर कि आपने जब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एरर थ्रो हो गई, इसका मतलब है जो पहले से कंस्ट्रक्ट हुए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब है डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टर्स, ये मैं आपको ट्राई ब्लॉक में भी बता चुका हूं कि जब एक्सेप्शन थ्रो होती है तो ट्राई ब्लॉक का जो आप समझ लें, ट्राई ब्लॉक का जो बाउंड्री है या आप उसको कह सकते हैं कि स्कोप है ट्राई ब्लॉक का, यानी वो करली ब्रेसेस से जहां पे एंड होता है ट्राई ब्लॉक, उसके अंदर अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएंगे। दोबारा सुनिए कि ट्राई ब्लॉक का जो स्कोप है जहां पे वो खत्म होता है, यानी करली ब्रेसेस के शुरू होने से लेकर करली ब्रेसेस के एंड तक ट्राई ब्लॉक में जितने भी ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं, जब एरर उस ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो होगी, एक्सेप्शन थ्रो होगी, तो उनके जो डिस्ट्रक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने कुछ रिसोर्सेज भी एक्वायर किए हुए हैं, कुछ फाइल्स ओपन की हुई हैं, किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं, तो उनका क्या होगा। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्ट्राई ब्लॉक के अंदर अंदर हैं, जब वो डिस्ट्रक्ट होते हैं तो उनके जो एक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई भी जो मेमोरी का ओवरहेड है या मेमोरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए और जो मेमोरी है उसकी गार्बेज कलेक्शन प्रॉपरली हो जाए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, उनके डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे अगर उन्होंने कोई रिसोर्सेज एक्वायर किए हुए हैं, तो वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। और अगर स्टैक अनवाइंडिंग के दौरान कोई डिस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है और वहां एक्सेप्शन थ्रो हो गई है, फिर क्या होगा, यानी डिस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो स्टैक अनवाइंडिंग के जरिए, तो वहां पर अगर एक और एरर थ्रो हो गई या एक्सेप्शन थ्रो हो गई, फिर क्या होगा, फिर वेरी सिंपल कि आपका टर्मिनेट फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपकी जो आपकी ऐप है या आपकी एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, आपका प्रोग्राम ही पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। यानी पहले तो ये है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके
ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, उनके डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, उनके रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टर की कॉल के दौरान कोई नई एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है तो फिर सिंपली टर्मिनेट फंक्शन कॉल हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। और जब भी एक्सेप्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर से थ्रो होती है जिसको हमने न्यू के ऑपरेटर के साथ कंस्ट्रक्ट किया है, तो जितनी आपको पता है न्यू का ऑपरेटर जो है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो डायनामिकली जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई होगी वो चूंकि कंस्ट्रक्टर न्यू के न्यू ऑपरेटर के जरिए कॉल हुआ था, न्यू एक्सप्रेशन के जरिए कॉल हुआ था, लिहाजा कंस्ट्रक्टर ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। अब क्या होगा, जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई है डायनामिकली वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जो कि न्यू की कमांड के जरिए या न्यू ऑपरेटर के जरिए या न्यू एक्सप्रेशन के जरिए हमने कॉल किए हुए हैं, अगर वहां एक्सेप्शन थ्रो होती है तो जितनी भी डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है सब रिलीज हो जाएगी। अब रह गई बात कि हमारे पास जो पहले से एक्सेप्शन क्लासेस हैं, क्या हम उनको इनहेरिट करके नई एक्सेप्शन क्लासेस खुद से बना सकते हैं? इसका जवाब यस है। यस, वी कैन create new exception classes by inheriting from standard exception classes। और आप खुद से अगर कोई एक्सेप्शन की क्लास बनाना चाहें तो आप पहले से मौजूद जो एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनमें से किसी भी क्लास को इनहेरिट करके नई क्लास बना सकते हैं। और याद रखिए कि जो कैच हैंडलर है जो कि किसी एक खास क्लास की एक्सेप्शन को हैंडल करता है, वही कैच हैंडलर डिराइव्ड क्लास की एक्सेप्शन को भी हैंडल करेगा। यानी सेम क्लास का कैच हैंडलर जिसको आपने इनहेरिट किया है वही कैच हैंडलर डिराइव्ड क्लास की भी एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। और जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है एक्सेप्शंस की वो आप देख लें, ये आपके सामने है कि मेन हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें एक्सेप्शन आ जाती है पहले नंबर पे टॉप टियर में, और इससे इनहेरिट होती हैं बाकी सारी। रन टाइम एरर है और एक लॉजिकल एरर है। ठीक है, रन टाइम एरर में दो किस्म की मजीद एरर्स आ जाती हैं, ओवरफ्लो एरर और अंडरफ्लो एरर। इन दोनों को हम आउट ऑफ बाउंड एरर भी कह सकते हैं। इसी तरह लॉजिकल एरर में हमारे पास इनवैलिड आर्गुमेंट, लेंथ एरर और आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये लॉजिकल एरर्स हैं। इसके अलावा एक तीसरी किस्म है एक्सेप्शंस की जिसको बैड एलोकेशन, बैड कास्ट, बैड टाइप आईडी, बैड एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड और मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं ये वो है। तो बुनियादी तौर पे जो एक्सेप्शन की क्लास है वो रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, बैड एलोकेशन, बैड कास्ट, बैड टाइप आईडी और बैड एक्सेप्शन, यानी ये टोटल 6 जो क्लासेस हैं ये डायरेक्टली एक्सेप्शन की क्लास से इनहेरिट होती हैं। और बाकी जो 2 और 3, 5 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस रन टाइम एरर से इनहेरिट हो रही हैं और 3 क्लासेस जो हैं ये लॉजिकल एरर से इनहेरिट हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ा और इसको देखा कि ये कैसे हम इसको करते हैं और इसके क्या मामलात हैं। आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मैं इसके 1-2 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो भी आपको करवाता हूँ ताकि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो प्रॉपरली समझ आ जाए कि कैसे एक्सेप्शंस को ट्राई ब्लॉक कैसे लिखते हैं, कैच ब्लॉक कैसे लिखते हैं और फिर जो है थ्रो जो है वो कैसे होती है और फिर उसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो थ्योरी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह उसके प्रैक्टिकल के साथ नेक्स्ट टाइम हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।